बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है करंट अफेयर स्पेशल और मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं। 1 मई यानी आलमी योम मज़दूर। आलमी योम मज़दूर क्यों मनाया जाता है? नाज़रीन, 2023 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 81.9 मिलियन अफराद पाकिस्तान में लेबर फोर्स की तरह काम कर रहे हैं और इन 81.9 मिलियन अफराद में 60% लोग 30 साल की उम्र से कम हैं, यानी कि हमारा 60% इसमें जो तबका है वो नौजवान है, जो कि पाकिस्तान की मईशत में अहम किरदार अदा कर रहा है। अब जानना यह है कि लेबर डे क्यों मनाया जाता है, आलमी सतह पर इस दिन छुट्टी क्यों दी जाती है, लेबर के मसाइल क्या हैं, ये तमाम तफसीलात जानेंगे आज के इस प्रोग्राम में। सबसे पहले हम अपने जो यहाँ पे मौजूद गेस्ट हैं, मेहमान हैं, जो आज के दिन के हवाले से बात करेंगे, उनका तारुफ आपसे करवाते चले। रमज़ान लगारी साहब ने स्टूडियो में ज्वाइन किया है, जो कि सदर पीपल्स यूनिटी हैं, CBA और PIA से इनका ताल्लुक है। इन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं चौधरी मोहम्मद यासीन साहब, जो कि सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन हैं। आपको अभी हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। साथ ही साथ शाहिद वहीद साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, नायब सदर ऑल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन कांग्रेस से इनका ताल्लुक है। आइए गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। चौधरी साहब, आपसे सबसे पहले रमज़ान लगारी साहब, आपसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइएगा कि लेबर डे 1 मई हर साल मनाया जाता है, इस दिन की अहमियत क्या है और मज़दूर को अहमियत देने की वजह आपके अल्फाज में अगर हम जानना चाहें तो आप इसे कैसे बयान करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदिया, सबसे पहले तो आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मज़दूर के आलमी दिन पर हमें बात करने का मौका दिया। देखें जी, जो दुनिया का जो मज़दूर है, अगर हम इस डे को लेकर देखें तो 1 मई जो एक शिकागो के शहीदों के नाम से मंसूब है, लेकिन मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया के मज़दूर जो इस मुल्क की जहाँ इकॉनमी के लिए जो रीढ़ की हड्डी का किरदार रखते हैं, आज उनकी अज़मत पे बात करने का दिन है और उनको खराज तहसीन पेश करने का दिन है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आज उसकी अज़मत को उजागर किया जाता है, ये उनकी हौसला जो है ना अफजाई होती है कि कोई तो हो जो इस उनकी अज़मत पर, उनके मसाइल पर बात करे, और हर दिन मज़दूर का होना चाहिए। लेकिन चलो, हम आज के दिन को लेकर अगर उनकी अज़मत पे बात करें, जैसे मैं पाकिस्तान, क्योंकि अब दुनिया की अज़मत को, मज़दूरों की अज़मत को हमने सुर्ख सलाम पेश किया, क्योंकि हम यहाँ इस खिते में मकीन हैं, तो हम यहाँ के मज़दूर की अज़मत पर और उसके मसाइल पर और मेहनत पर बात करना के लिए यहाँ पर आपके पास आए हैं। तो इस मुल्क का जो मज़दूर है, उसके जो मसाइल हैं, 37,000 रुपये इस मुल्क के अंदर उसकी, मैं इस मौजूदा गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने उनकी उजरत को बढ़ाया। हालांकि मैं उसको इस महंगाई के दौर में, इस पैरे में बहुत कम देखता हूँ। ये मेरे पास लीडर रहनुमा बैठे हुए हैं, इसकी तायद करेंगे। कम से कम इनकी जो उजरत है वो 50,000 होनी चाहिए, मिनिमम। होनी तो लाख चाहिए, लेकिन हम कहते हैं जो हमारे वसाइल हैं उसके मुताबिक इनकी, और इनके जो, जैसे अब मैं कह रहा हूँ कि जो इदारे हैं हमारे, हम जिन इदारों में काम करते हैं, वहाँ पे लेबर्स यूनियन मौजूद हैं, वो बात करती हैं उनके हुकूक के लिए, उनके मसाइल पर। लेकिन जो घरों में काम करते हैं आज की तारीख के अंदर, मदिया, मैं आपको बताऊं कि जो साहिब हैसियत हैं, जो अपने घर में कोई मुलाजिम रखते हैं, तो मैं इर्द गिर्द देखता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ कि आपकी तनख्वाह कितनी है, तो वो कहते हैं कि मुझे 20,000 है, और 20,000 में एक ड्राइवर को चला रहे हैं, आप एक कुक को चला रहे हैं। ये सरीहन नाइंसाफ़ी है। हुकूमत को इस तरह भी देखना चाहिए कि जो एम्प्लॉयमेंट, जो पर्सनल लोगों ने अपने ऑफिस बॉय को रखा हुआ है, कम से कम जो हुकूमती उजरत है वो उनको दी जाए, ताकि उनके मसाइल भी हल हो सकें। और हुकूमत, अगर हम कोई बंदा, इसमें जो कवानीन इस मुल्क के बने अंदर मौजूद है, यहाँ पे लेबर्स कोर्स हैं, यहाँ पे NIRC है, लेकिन एक मज़दूर को अवेयरनेस नहीं है। इसलिए जो लेबर्स यूनियन जो जहाँ पे मौजूद हैं, और उनको बरकरार रहना चाहिए, उनको पावरफुल होना चाहिए, वो मज़दूर के हकूक़ के लिए बात करती है। ठीक है, हम इसी पे ज़रा बात करेंगे। चौधरी साहब, गैर रस्मी जो इसके ऊपर बात की है रमज़ान साहब ने, जैसे कि घरों में काम करने वाली ख़वातीन हैं या फिर राइडर्स हैं, आज कल बहुत ट्रेंड है, और फ्रीलांसर्स हैं। ये वो तबका है जो कि गैर रस्मी मज़दूर के तबके में फॉल करता है। बताइएगा इनके क्या मिसाइल हैं और ये किस तरह से काम कर रहे हैं, और क्या ये भी अपनी जो उजरत है उसी
طریقے سے حاصل کر رہے ہیں جس طرح سے رسمی مزدور جو ہیں وہ حاصل کرتے ہیں؟ بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو میں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج ہمیں یہ موقع فراہم کیا. چونکہ مزدوروں کا عالمی دن ہے 1 مئی. یہاں جو یہ دن ہے یہ تجدید عہد کا دن ہے. یہ 1886 کی بات ہے کہ وہاں پہ اس وقت مزدور جو ہے اس کے لیے کوئی اوقات کار نہیں تھے. 18 گھنٹے ان سے کام لیا جاتا تھا. انہوں نے ایک جد و جہد کی اپنے خون سے. ایک پوری پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے مزدوروں کے لیے اوقات کار کا تعین کرایا. اب پاکستان کے اندر جو آج کے حالات ہیں ٹریڈ یونین کے حوالے سے کوئی میں سمجھتا ہوں کہ اچھے نہیں ہیں. اچھا. بلکہ ٹریڈ یونین تو بالکل وہ آخری ہچکیاں لے رہی ہے. 70% سے زیادہ بلکہ جو غیر رسمی شعبے ہیں وہاں کوئی لیبر قوانین نہیں. جیسے ابھی لغاری صاحب نے کہا کہ یہ جو ہمارے ہوم بیسڈ ورکرز ہیں رائڈر ہیں آپ نے فرمایا. اس کے علاوہ ہمارا زرعی ملک ہے ایگریکلچر ہے وہاں پہ. پھر ہمارے وفاقی ملازمین ہیں تو وہاں پہ کوئی لیبر قوانین کا اطلاق نہیں ہے. اور منیمم ویجز جو 37,000 گورنمنٹ نے کیا جس پہ انہوں نے بھی شکریہ ادا کیا. چلیں ہم بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن آج بتائیے کہ اس دور کے اندر جتنی مہنگائی ہے اس میں 37,000 میں کس طرح ایک خاندان کو وہ چلا سکے گا. لیکن اس میں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ٹریڈ یونین کا جو مینڈیٹ ہے اس کا احترام ہی نہیں ہے. صحیح. میں سی ڈی اے سے میرا تعلق ہے. سب سے بڑا راولپنڈی اسلام آباد کا ادارہ ہے اور 5ویں دفعہ ہم منتخب ہوئے ہیں. تو میں آج برملا اس بات کا کہ جہاں جہاں ٹریڈ یونین اچھی ہے لیڈرشپ اچھی ہے تو وہاں تو کچھ ملازمین کو مراعات مل جاتی ہیں پریولیج مل جاتی ہیں. لیکن جہاں پہ تسلیم ہی نہیں کیا جاتا ابھی تک. میں کل بھی ہمارے ہاں بھی یہ نج کاری کی جو ایک مسئلہ چل پڑا ہے کہ ہر شعبے کو وہ سرکاری شعبے جو بیچنا چاہتے ہیں. پی آئی اے کی بات ہے تو پی آئی اے کی نجکاری کے ہم خلاف ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آئیے بیٹھیے وہاں کی نمائندہ تنظیم کے ساتھ بیٹھیے. سی ڈی اے کے اندر اگر کسی شعبے کو آپ نے پرائیویٹ کرنا ہے تو ہمارے ساتھ بیٹھیے. ہم وہاں نمائندگی کرتے ہیں اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ نجکاری کی ضرورت نہیں ہے. انتظامی امور کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. وہ معاملات اور ہمیں ٹاسک دیں اور ہم آپ کو اسی طرح کی پرفارمنس دیں گے. یہ کل ہمارے ہاں بھی ہماری میٹنگ تھی میں نے اس میں بات کی. میں آج اس پلیٹ فارم سے 1 مئی کے مے ڈے کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ جو غیر رسمی شعبہ ہے خدارہ یہاں پہ لیبر قوانین بنائے جائیں. انڈیا کے اندر ہمارا جو ملک ہے اس کے اندر ہر جگہ پہ کنسٹرکشن کا جو ورکر ہے وہ بہت بڑی تعداد میں ہے. یہ جو آپ دیکھتی ہیں کمپنیوں کے اندر ہے وہاں نہیں ہے اور کوئی لیبر لاز نہیں ہے. تو اسی طریقے سے جب تک لیبر لا نہیں بنیں گے اور پھر ان کا اطلاق نہیں ہوگا تب تک یہ مزدور کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے شاہد صاحب. جس طرح سے نجکاری کی بات آ گئی لیکن نجکاری کا تعلق لیبر سے نہیں ہے. ان کی اجرت تو سرکاری ادارے کے ساتھ کام کر کے بھی دی جائے گی اور غیر سرکاری ادارے کے ساتھ بھی کام کر کے دی جائے گی. جو ٹریڈ یونین ہے ایک تو آپ سے جاننا چاہوں گی کیونکہ آپ کا تعلق ٹریڈ یونین سے ہے. کردار کیا ہوتا ہے ٹریڈ یونین کا ایک ورکر کی زندگی میں اور مشکلات کیا ہوتی ہیں ٹریڈ یونین کو چلانے کے لیے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں اور پاکستان ٹیلی ویژن کا بھی شکر گزار ہوں کہ مے ڈے پر آپ نے ورکر کے حقیقی نمائندگان کو یہاں بلایا. اتفاق یہ ہے کہ ہم تینوں لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنے اپنے ادارے کے ہی جو ٹریڈ یونین ہے اور ورکر کے کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ الیکٹڈ ہیں. دوسری بات میں یہ عرض کروں کہ آج کا دن بڑا ہی مبارک بڑا محترم اور بڑا اپنی جد و جہد کو یاد کرنے والا ہے. دنیا میں جب کبھی جو بنیادی حقوق تھے ان کی خلاف ورزی ہوتی تھی تو میں جیسے دوستوں نے کہا کہ سن 1886 میں امریکہ کے بہت سارے حصوں میں ایک سٹرائک شروع ہوئی. 4 لاکھ لوگ اس سٹرائک کا حصہ تھے. بڑی پرامن تھی روزانہ کی بنیاد پر ہوتی تھی. تیسرے دن کچھ وائلنس ہوئی اور ایک نہتے آدمی پر پولیس نے فائرنگ کر دی. وہ نہتا آدمی بھی مارا گیا اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی مارے گئے. اگلے دن اس سٹرائک کے اندر زیادہ شدت آ گئی. شدت آنے کے بعد جب سٹرائک اپنے عروج پر تھی تو کسی نامعلوم شخص نے وہاں ایک بم پھینک دیا. وہاں پر 7 پولیس والے 4 ورکر جو تھے وہ مارے گئے اور وہ ہلاک ہو گئے. اس کے بعد اس سٹرائک کو ختم کرنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا کہ 8 مزدوروں کے خلاف جو تھے وہ
इंक्वायरी शुरू कर दी गई और उनमें से 7 को सज़ाए मौत दे दी गई। 8वें शख्स को जो था वो उन्होंने 15 साल की कैद की सज़ा दे दी। इस इवेंट को कहते हैं हे मार्केट अफेयर्स, मतलब इंसानी ज़िंदगी की जो वैल्यू है वो घास फूस के कारोबार से ज़्यादा नहीं है। दुनिया भर के वर्कर्स ने ख़ास तौर पर और आम लोगों ने आम तौर पर इस बात को महसूस किया कि ये इंसान के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है और लोगों को एक मशीन की तरह ट्रीट किया जाता है। वर्कर्स को ह्यूमन बीइंग नहीं समझा जाता, उनको समझा जाता है कि ये हमारी बिज़नेस का एक टूल है या मैकेनिकली काम करेंगे, क्योंकि इस स्ट्राइक का मकसद था सिर्फ़ और सिर्फ औकात कार मुतय्यन कर दें कि कितने घंटे हम काम करें। इसके लिए भी उन पर फायरिंग खोल दी गई और फिर उसके बाद आने वाले वक्त ने देखा कि ILO बना। दुनिया ने ये महसूस किया कि आलमी अमन माशरती इंसाफ के बगैर मुमकिन नहीं है। और फिर ये हुआ कि मैं अर्ज़ करूं कि उन्होंने अपनी जानों का नजराना तो दे दिया, लेकिन एक महज़ब माशरों को समझा दिया कि तहज़ीब किसे कहते हैं। उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने मज़दूरों को, वर्कर्स को बिजनेसमैन के एक कारोबार का टूल या मशीन की बजाय कारोबार का स्ट्रेटेजिक पार्टनर तस्लीम करा लिया। और उसके बाद ILO ने अपने कन्वेंशन जो थे वो लेकर आए, फंडामेंटल कन्वेंशन थे, और तमाम जिन लोगों ने, जिन ममालिक ने भी जो ट्रीटी कंट्रीज़ थे उसको दस्तखत किए और ये वादा किया कि हम अपने मुल्क में इसकी लेजिस्लेशन करेंगे। अब उसके अंदर सबसे पहली बात तो थी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, और दूसरी बात थी फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। और एक डिसेंट जो है वो जॉब करने के लिए, डिसेंट पे के लिए, फेयर वेज और फेयर वर्क प्लेस एटमॉस्फेयर और फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, ये बेसिक थी। और अब फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और कलेक्टिव बार्गेनिंग कैसे होगी? क्या सारे वर्कर खुद आके करेंगे? इसके लिए एक ट्रेड यूनियन का एक वजूद अमल में आया और इस वजूद ने ला ने ये कहा कि ये ट्रेड यूनियन फ्रीडम एसोसिएशन है, वर्कर जिस भी तंजीम को चाहें ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उनके बिहाफ पे कलेक्टिव बार्गेनिंग कौन करेगा? हु विल विन द रेफरेंडम बाय द कंसेंट बाय द वोट ऑफ द वर्कर्स। जो रेफरेंडम जीतेगा वो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट कहलाएगा। बार्गेनिंग एजेंट यूनियन होती है और वो यूनियन वर्कर्स की बिहाफ पर उनका रिप्रेजेंट करते हुए उनके बिहाफ पर उनकी शराइत मुलाजमत तय करेगी। शराइत एक छोटी सी बात, आखिरी बात करना चाह रहा था, उनकी शराइत मुलाजमत तय करेगी। और एक आम तस्वर ये है, और जो जैसे आपने कहा 81 मिलियन, जबकि गुज़श्ता साल की रिपोर्ट है 87.9 मिलियन वर्क फोर्स है, लेकिन बदकिस्मती देखिए 2 to 4% लोग जो हैं वो यूनियनाइज्ड वर्कर्स हैं। मतलब इसमें से 2 से 4% सिर्फ जो हैं, कुछ लोगों की राय है 2%, कुछ की 3%, और जो ट्रेड यूनियन लीडरान हैं वो कहते हैं 4%। लेकिन 4% जो वर्कर्स हैं वो यूनियनाइज्ड हैं, ट्रेड यूनियन के झंडे तले हैं। और अगर जब आगे मुझे मौका मिलेगा तो मैं ये अर्ज़ करने की कोशिश करूंगा कि ट्रेड यूनियन खुदा न खास्ता को ब्लैक मेलर्स का ग्रुप नहीं है। ठीक है शाहिद साहब, दोबारा भी आपकी जानिब आते हैं, फिर इन मसाइल की जानिब भी हम से बात करेंगे। रमज़ान साहब ये बताइएगा कि हमने औकात कार की बात की है कि जो मज़दूर के औकात हैं वो 8 घंटे हैं, इस पर अमल दरामद किया जा रहा है, बिलखसूस हमारे ही माशरे में, हम अपने ही मुल्क की बात करेंगे। और दूसरी जानिब ये भी बताइएगा कि मुनसिफाना उजरत और जो तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी है, इसके ऊपर भी अमल किया जाता है कि इसमें भी मसाइल हैं? देखें जी, शाहिद साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की। यहाँ पे मेरे 2 सीनियर बैठे हुए हैं। देखें ये जितनी जदोजहद थी शिकागो में और अपना 1886 के अंदर, वो औकात कार पर थी। एक चीज़ को तयन करने की कोशिश की गई कि बीइंग ए ह्यूमन हम 8 घंटे काम करें, 8 घंटे रेस्ट करें, 8 घंटे नींद करें, तफरीह करें, नींद करें। अच्छा, आज देखा जाए कि क्या वो चीज़ लागू है? नहीं है। देखें, जहाँ पर जिन इदारों के अंदर यूनियन साजी है, जहाँ पे उनके बार्गेनिंग एजेंट मौजूद हैं, वो तो बात करते हैं, हम मैनेजमेंट से लड़ झगड़ कर हम उनको इस पे अमल करवाते हैं। लेकिन जो बाकी जहाँ पे ये जो इस यूनियंस के बैनर में लोग नहीं हैं, वो एक चक्की में पिस रहे हैं।
دیکھیں اب یہ ریاست کا کام ہے، ایک ملک کا ایک آئین ہے، اس میں مزدور کے حقوق ہیں. اب یہ ریاست کو ہمیں بلانا چاہیے. دیکھیں کوئی بھی حکومت ہے، دیکھیں ہم یہ سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے، ہم کہتے ہیں جو بھی حکومت ہے اس پہ یہ ذمہ داری بنتی ہے حکمران پر کہ وہ لیبر لیڈرز کو بلائیں. آج 1 مئی ہے تو آج جو جتنے بھی جو لیبر کے جو لوگ ہیں ان کو پرائم منسٹر ملے، ان کے مسائل سنیں، ہم ان کو بتائیں. دیکھیں پرائم منسٹر نے خود تو نہیں پہنچنا، حکومت نے نہیں پہنچنا، ہم جو نیچے طبقے کے لوگ ہیں ہم نشاندہی کریں کہ یہاں پر اس ہوٹل میں، اس فیکٹری میں، اس جگہ پر مزدوروں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور ان کو تو حکومت دبوچے نا، ان کو تو ہم نہیں دبوچ سکتے. کیونکہ موقع کی مناسبت سے ابھی آپ کو بتاؤں کہ ابھی وقت جو ہے بہت کروشل چل رہا ہے. ایک ملک جو ہمارا ملک ہے وہ حالت جنگ کی جانب جا رہا ہے، تو ہم یہ بھی نہ بھولیں کہ جو ہمارے بڑے ہیں وہ کس موضوع کے اوپر اس وقت بزی ہیں. دیکھیں ہم کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر ملک پہ کوئی بات آتی ہے تو ملک کا مزدور ان کی طاقت بن کے کھڑا ہوگا، ان کے آگے کھڑا ہوگا. کیونکہ یہ کوئی بھی قوم جو ہے، کوئی بھی حکومت، کوئی جنگ جو ہے وہ صرف افواج پہ نہیں جیتی جاتی، وہ لوگوں کے پیچھے جاتی ہیں. اور پاکستان کا بچہ اس ملک کی عظمت پر کٹ مرنے کو تیار ہے. یہاں پہ مسائل کی بات ہو رہی ہے، جب وہ بات آئے گی دیکھیں ریاست کا کام ہے، ریاست کا کام ہے، کوئی بھی ریاست، اور ریاست کر بھی رہی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ریاست نہیں کر رہی. ابھی آپ یہ مجھے بتائیے گا کہ جو منصفانہ اجرت ہے اس کے اندر کیا آپ کو خامیاں نظر آ رہی ہیں؟ جی بالکل خامیاں. جو اجرت کی بر وقت ادائیگی ہے اس کے اندر کیا آپ کو خامیاں نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں آپ دیکھیں کئی ادارے ایسے ہیں جہاں پہ ہم ملوں میں، کیونکہ بطور لیبر لیڈر ہمیں جانا پڑتا ہے کسی مل کے فنکشن میں کہیں پہ، وہ لوگ ان کی شکایت ہے کہ جی 20 دن ہمیں تنخواہ نہیں ملتی. پہلی کو جو تنخواہ ملنی چاہیے وہ 25 تاریخ کو تنخواہ ملتی ہے. تو یہ مسائل ہیں لوگوں کے لیے. یہ اجرت دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ کسی بھی مزدور کی اجر اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دی جائے. ہم نہیں دے رہے. دیکھیں ہم اللہ اور رسول سے بغاوت کر رہے ہیں. تو اس ملک کا جو ہم ریاست سے یہی ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ایسے عناصر کی سرکوبی کرے، ان کو اپنے شکنجے میں لے جو مزدور کا حق مارتے ہیں، جو مزدور کو حق نہیں دیتے. تو ہم جب اس ملک کا مزدور خوشحال ہوگا تو ملک خوشحال ہوگا، ملک خوشحال ہوگا تو ملک کی ادارے خوشحال ہوں گے. تو ہماری یہی گزارش ہے کہ اس ملک کے اندر مزدور کے ساتھ جو انصاف ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. کبوتر آنکھیں بند کرے تو بلی چلی نہیں جاتی. وہ حالات ٹھیک نہیں ہے اس ملک کے اندر مزدور کے. ٹھیک ہونا چاہیے. اداروں کی بات کی گئی، ادارے ملک کی طاقت ہوتے ہیں. میرا پی آئی اے پہ میرے بھائی نے بات کی، آج کی تاریخ میں پی آئی اے جو ہے نا 26 ارب روپیہ منافع کما کے دے چکی ہے. پی آئی اے کے محنت کشوں نے 26 ارب منافع کمایا ہے. بالکل، یہ ہمارے مزدوروں کا ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ان تمام ڈیلی ویجز افراد کو جو پی آئی اے میں کام کرتے ہیں، وہ کانٹریکٹ پہ جو کام کرتے ہیں، جو پی آئی اے کے پرماننٹ امپلائی ہیں، میں ان کی محنت کو، عظمت کو اس پلیٹ فارم پہ سلام پیش کرتا ہوں کہ ایک ایسا ادارہ جس کی خسارے کی باتیں ہو رہی تھی اور 26 ارب روپیہ آج حکومت بڑے فخر سے بتا رہی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ادارے چلنے چاہیے. بالکل. چودھری صاحب آپ کی جانب آئیں گے. آپ لیبر قوانین کے حوالے سے کس حد تک اس وقت مطمئن ہیں، اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا یہ مؤثر ہیں اور رائج العمل ہیں؟ میں تو لیبر قوانین کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو قوانین موجود ہیں اگر ان پہ امپلیمنٹیشن ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں ہم کافی سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے. وہاں عمل نہیں ہے. جیسے میں بات بتاؤں کہ فیکٹری کا جو مزدور ہے وہاں لیبر انسپیکٹر ہوتے تھے، وہ نہیں ہیں. اب اسلام آباد میں چونکہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ وزارت محنت جو ہے نا، یہ سبجیکٹ ختم ہو کے صوبوں کے پاس منتقل ہو گیا. تو صرف اسلام آباد میں ہماری یونین، جیسے اب پی ٹی وی میں بیٹھے ہوئے پی آئی اے ہیں، یہ نیشنل لیول کی یونین ہے. یہ نیشنل انڈسٹری ریلیشن کمیشن کے اندر رجسٹرڈ ہیں. یہ قومی سطح کی یونینز ہیں. تو میں نے پہلے عرض کی کہ جہاں پہ تو اچھی یونین ہے وہاں پہ تو امپلیمنٹ ہو رہا ہے، لیکن یہ جو 37,000 روپیہ منیمم ویجز ہے یہ بالکل وہاں پہ نہیں عمل ہو رہا ہے جہاں کے اوپر یونین نہیں ہے. جیسے میں نے انفارمل سیکٹر کی بات آپ نے پوچھا، بتایا کہ وہاں پہ تو بالکل نہیں ہے 37,000 روپیہ میرے. آپ ہوٹل میں چلے جائیں، اسلام آباد کے کہیں جا کے پوچھیں. پھر سیکورٹی گارڈ جو آپ کا کوئی بینک کے آگے کھڑا ہوا ہے، کوئی جناب مارکیٹوں میں کھڑا ہوا ہے، تو ذرا ان سے پوچھئے کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے. آج بھی میں یہاں پلیٹ فارم سے کہتا ہوں 25,000 تنخواہ ہے، لیکن سی ڈی اے کے اندر جو سیکورٹی گارڈ ہے میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ وہ 93,000 لے رہا ہے. یہ ٹریڈ یونین کی جدوجہد ہے. اور یونین سے جو ان کے ذہن میں ہے نا، یونین کو مضبوط کریں گے. جیسے لغاری صاحب نے کہا نا، جب مزدور خوشحال ہوتا ہے تو پھر ملک بھی خوشحال ہوتا ہے، معاشرہ خوشحال ہوتا ہے. جیسے آپ نے وہ انڈیا کے حوالے سے بات کی ہے،
पूरी कौम जो है ना इस वक्त अपनी अफवाज के साथ खड़ी है, हुकूमत के साथ खड़ी है, क्योंकि मुल्क है तो हम हैं, हम मुल्क की सलामती के लिए अपनी जानें देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये जो लगारी साहब ने बात की, मैं एक मिनट बात करना, हुकूमत को चाहिए कि से अफ्रीकी लेबर कॉन्फ्रेंस जैसे शहीद जुल्फ़िकार अली भट्टो के दौर में हुई थी, उसके बाद से अफ्रीकी लेबर कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, वो बुलाएं। जैसे आज मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो चेयरमैन हैं नेशनल इंडस्ट्री कमीशन के शौकत सदीकी साहब, जस्टिस शौकत सदीकी, उन्होंने मे डे के हवाले से पहली दफ़ा NIRC की हिस्ट्री में पहली दफ़ा एम्प्लॉयर को भी बुलाया है, एम्प्लॉइज़ के नुमाइंदे भी बुलाए हैं, और जब हम तीनों फ्रीक इकट्ठे बैठे हैं, गवर्नमेंट भी बुलाई है, तो इंशाल्लाह ये जो मसाइल हैं इनके हल के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है चौधरी साहब, कता कलामी के लिए माजरत चाहती हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम में छोटी सी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। 1 मई के हवाले से बात कर रहे हैं, अपने मज़दूर के हवाले से बात कर रहे हैं, मईशत में कितना अहम किरदार करते हैं और इनके मसाइल क्या हैं। ये तमाम तर चीज़ें जानने के लिए यूनियन के लोग और नुमाइंदे जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, आपकी जानिब हम बढ़ेंगे। हम अपनी ख़वातीन को नहीं भूल सकते हैं, ख़वातीन भी पाकिस्तानी मईशत में उसको आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। क्या सिनफ़ी जो फ़र्क है लेबर के हवाले से हम बात करें तो वो मौजूद है? क्या ख़वातीन को भी उतनी ही उजरत मिलती है जितनी मर्द हज़रात को मिलती है? देखिए, जैसा कि मेरे दोस्तों ने आपसे यहाँ पे फरमाया कि, और आपका एक सवाल था कि वो उजरत, एक तो है कम अज़ कम तनख्वाह, एक होती है इंसाफ पर मुबनी उजरत, फेयर वेज। फेयर वेज जो इदारे की प्रॉफिटेबिलिटी से लिंक होती है। मैंने पहले अर्ज़ किया कि उन्होंने अपना जिद्दोजहद करने के बाद ये साबित कर दिया कि हम बिज़नेस के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। जब स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं तो वेजेस तो उनकी मेहनत के इवज़ है, लेकिन अगर मुनाफा होता है तो उसमें से भी एक हिस्सा। अब अगर ये देखा जाए, ज़रा गौर से देखें कि जो हमारी ख़वातीन, बहनें, बेटियाँ जो कारोबार की वर्ल्ड ऑफ वर्क के अंदर आती हैं, वो सबसे ज़्यादा काम करती हैं। अगर देखा जाए, अगर आम इदारों की भी बात की जाए, अगर कोई सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर हो सकता है कि मेल मेंबर्स अपने वर्क से, अपने काम से उठकर कहीं चले जाएं, लेकिन अगर कहीं नहीं जा सकता तो वो फीमेल एम्प्लॉइज़ हैं। जब वो घर से निकलने से लेकर वापस घर जाने तक वो जिन मसाइल का शिकार होती हैं, जिन नज़रों से गुज़रती हैं, और जो इनको हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर उनके लिए क्रिएट किया जाता है, वर्क प्लेस पर जो उनकी प्रोटेक्शन के जो इंतज़ामात हैं, जो फेमिनिन जो फैसिलिटीज़ हैं, इवन वाशरूम की अलहदा से सहूलत भी उनको नहीं मिलती। तो ये सारी बातें उनके लिए एक, यही वो वजह है कि अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखेंगे कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है वहाँ पर ख़वातीन सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन जो फार्मल सेक्टर हैं उनके अंदर ख़वातीन ना होने के बराबर मुलाजिम है। फिर अर्ज़ करूँगा कि जिन इदारों के अंदर ट्रेड यूनियन मौजूद है, उन्होंने एक ऐसा सेटअप बहरहाल वहाँ पे बना लिया कि तनख्वाहों के अंदर कोई तफरीक नहीं है, क्योंकि तनख्वाहें ग्रेड्स के मुताबिक मिलती हैं। लेकिन जो आम तौर पर मेहनत कश ख़वातीन हैं, उनका जिस तरह से इस्तेसाल होता है उसकी तो कोई मिसाल भी नहीं दी जा सकती। ज़रूरी है उनके लिए तो इक़दामात यही ज़रूरी हैं कि हमें उनका एक मजबूत प्लेटफॉर्म जो है उनको मुहैया करना चाहिए। और फिर अर्ज़ करूँगा कि सह अफ्रीकी कॉन्फ्रेंस बुलाने के बाद उनके लिए एक अलहदा से लेजिस्लेशन होना ज़रूरी है। अब ये देखें कि हरासमेंट एक्ट आया जो वर्क प्लेस पर ख़वातीन के लिए, लेकिन इसका नाम तो है वीमेन प्रोटेक्शन, लेकिन ये तमाम लोगों पर लागू है। और अगर कोई मेल मेंबर के काम में भी रुकावट पैदा करे तो उस पर भी ये एक्ट नाफिज होता है, ये एक्ट लागू होता है। लेकिन क्या एक मैकेनिज़्म हम बना पाए? क्या ख़वातीन इस काबिल हैं कि वो कॉन्फिडेंस के साथ इस एक्ट के तहत कहीं दरख्वास्त दे सकें, या अपनी इज़्ज़त को बचाकर खामोशी से घर चली जाएं? मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमें वुमेन्स को ये अहमियत और ये इज़्ज़त देनी पड़ेगी कि वो इस GDP के अंदर उनका किरदार सबसे ज़्यादा है। सही। तो अगर हम उनको अहमियत और इज़्ज़त नहीं दे पाते तो बतौर ट्रेड यूनियन भी हमारी नाकामी है और बतौर माशरा भी हमारी नाकामी है। हमें एक ऐसे माहौल को बहरहाल प्रमोट करना पड़ेगा
जहाँ पर औरत और मर्द अपने अपनी हदूद के अंदर रहते हुए इज़्ज़त एहतराम के साथ इस मुल्क की प्रोडक्टिविटी के अंदर अपना किरदार अदा कर। खूबसूरत बात आपने की है। रमज़ान साहब, अब हम क्योंकि ख़वातीन लेबर के हवाले से बात कर रहे हैं, लेबर की बहुत सारी इकसाम है जिसमें जबरी मुशक्क़त भी आती है और चाइल्ड लेबर भी आती है। मैं चाहूँगी कि इसके ऊपर भी रोशनी डालिएगा, इनके मसाइल क्या हैं, रोकथाम के लिए क्या इक़दामात किए जा रहे हैं? देखिए जी, बतौर मुसलमान हमें जो है इस दुनिया से जाने का यकीन है। मैं सिर्फ आज इनफरादी उन लोगों से भी बात करता हूँ जो, क्योंकि रियासत हर जगह पे पहुँच नहीं सकती, घरों में जो ख़वातीन काम करती हैं। मैं आपको अपना ये तजुर्बा बताता हूँ कि इर्द गिर्द जो मैं मालूम करता हूँ तो 8,000 रुपये से लेके 12,000 रुपये तक उनको तनख्वाह दी जाती है। ठीक, घर की बात है, बाहर नहीं आती, कोई रियासत को नहीं पता होता, कानून को नहीं पता होता। वहाँ पे जो आपने लेबर चाइल्ड का हवाला दिया, बच्चे घरों में काम करते हैं। तो हमें ख़ुद भी इंसाफ पसंद होना चाहिए बतौर माशरा। हर जगह पे आपको कानून नहीं पकड़ता। अब ये आपको होना चाहिए कि खुदा भी आपको देखता है। जो मजबूर औरत, जो मैं आपको दिखाऊँ कि पंजाब के देहाती इलाके, जो सिंध के, बलूचिस्तान के, वहाँ पे हैंडी क्राफ्ट का काम करती हैं औरतें। आप बिलीव करें मदिहा कि वहाँ से वो जो प्रोडक्ट ख़रीदते हैं 10,000 रुपये की, इस्लामाबाद में आके वो 2 लाख की बेचते हैं। तो ये क्या खुदा खौफी नहीं होनी चाहिए कि अगर हम जो 10,000 रुपये उसकी मेहनत, उसकी आंखों की बीनाई चली जाती है, वो सुई धागे का काम होता है, वो प्रोडक्ट आप यहाँ के 2.5 लाख 3 लाख की बेचते हैं, तो अगर आप उसको 50 लाख रुपए दे दें तो अब 1.5 लाख रुपये मुनाफा का थोड़ा तो नहीं होता। तो हमें ना इनफरादी तौर पे भी सोचना पड़ेगा कि जहाँ पे हम ये जो चाइल्ड लेबर पर, या जो औरतें हैं, मिसाल हमारे माशरे के अंदर जो बेचारी बाहर निकल नहीं सकती, बहुत सारे मसाइल हैं हमारे माशरे के अंदर ख़वातीन के लिए, जो घरों में बैठ के काम करती, तो उसकी उजरत आरतिया कहा जाता है। उसको या तो गवर्नमेंट रियासत ऐसे कोई इदारे बनाए जो उनके लिए छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ देहातों में लगाएं, ख़वातीन आके वहाँ पे काम करें, जो उनकी प्रोडक्ट है वो हुकूमत ख़रीदे और आगे आके उस पर मुनाफा कमाए। लेकिन जो प्रोडक्ट बना रहा है उसको तो कुछ नहीं मिल रहा, जो सेल कर रहा है वो उसमें से करोड़ों रुपए कमा रहा है। तो इस पे गवर्नमेंट को, हुकूमत को सोचना पड़ेगा, और इनफरादी तौर पे हम सबको सोचना पड़ेगा कि जो हमारे इर्द गिर्द जो घरों में जो लोग काम करते हैं, तो उनको खुदा खौफी करते हुए उनका ख्याल रखा जाए, उनको उजरत दी जाए जो उनका हक बनता है। जहाँ पे 37,000 आपकी रियासत ने तनख्वाह मुकर्रर कर दी है, वहाँ पे एक खातून जो सुबह से शाम तक आपके घर में बर्तन मांजती है, झाड़ू लगाती है, खाना बनाते, आप किस हैसियत में उसको 15,000 रुपये दे रहे हैं? तो क्या खुदा नहीं देख रहा आपको? तो इनफरादी तौर पे भी हमें ये थोड़ा सोच, मतलब शरीफ ज़हन हो के हमें अपनी दिलो जान से कुछ फैसले करने पड़ेंगे बतौर कौम। तो इर्द गिर्द के जो माशरे हैं ना, ये है, ये प्रॉब्लम हमारे माशरे के अंदर है कि जो लेबर चाइल्ड है, क्योंकि यहाँ पे वसाइल नहीं है। कोई रियासत स्कूल, एक बंदे के जो है 4 बच्चे हैं, वो नहीं पढ़ा सकता बेचारा, तो क्या उसके घर का चूल्हा नहीं चलता, वो किसी गैराज पे काम करता है, किसी होटल पे काम करता है। तो रियासत इसको काबू करे, रियासत उनके लिए कोई स्कूल बनाए, उनको कोई वजीफ़ा मुकर्रर करे, ताकि ये कंट्रोल तो रियासत का काम है। रियासत माँ होती है, रियासत की ये बच्चे होते हैं, और बच्चे हमेशा गोद में बिठा के उनकी सरपरस्ती माँ करती है। तो रियासत का काम है कि उनकी सरपरस्ती करे। ठीक है शौरी साहब, इस तरह से रमज़ान साहब ने इनफरादियत की बात की है कि इनफरादी तौर पर भी बहैसियत एक कौम भी हमें अपने गिरबान में झांकना होगा, और जो ख़वातीन या बच्चे घरों में काम कर रहे हैं उनके साथ मुनसिफाना रवैया अपनाना होगा। हुकूमती इक़दामात के हवाले से आपका क्या कहना है? बहुत सी हुकूमतें आई हैं और गई हैं, किस दौरे हुकूमत में आपको लगा कि मज़दूर के हक़ के लिए बात हुई है, और अब बताइएगा कि कितनी मौसर हिकमत अमली बनाई जा सकती है? देखिए जी, मैं तो बड़े वाज़े तौर पे हमेशा ये कहता हूँ कि सवाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो भुट्टो साहब की थी, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उस वक्त जो ट्रेड यूनियन को भी आज़ादियाँ थीं, और एम्प्लॉयर को भी पता था कि वर्कर जो है उसको हमने एहतराम देना है। उसके बाद जितनी भी हुकूमतें आईं, किसी ने ये मुनासिब ही नहीं समझा कि ये जो कवानीन है, वक्त के साथ साथ सारे मुल्कों के अंदर कवानीन बनाए जाते हैं, तो उन्होंने मुनासिब ही नहीं समझा कि इन वर्कर्स को जो है इनके नुमाइंदों से बैठ कर हम बातचीत करें, जहाँ जहाँ रुकावटें हैं, जहाँ जहाँ अमल दरामद नहीं हो रहा, इनकी तजावीज़ के बाद हम उन पर अमल करें। तो अभी ये जो बात कवानीन तो मौजूद हैं, होम बेस्ड वर्कर के लिए भी बाकायदा तौर पे सूबों में, सिंध के अंदर भी है, पंजाब के अंदर भी है, वहाँ ट्रेड यूनियन बन भी गई है। लेकिन अब जब मैंने पहले कहा कि अमल दरामद नहीं है, जिस तरह हमारा ये इस्लामाबाद का I-9 सेक्टर है जो इंडस्ट्री सेक्टर है,
वहाँ पे 37,000 जो है मिनिमम वेजेस वो अमल नहीं हो रहा है। पंजाब में सीएम ने साहबा ने कहा कि 37,000 रुपया जो मिनिमम वेजेस को यकीनी बनाया जाए। तो वहाँ अब कितने इंस्पेक्टर्स हैं, लेबर इंस्पेक्टर हैं। इस्लामाबाद के अंदर इतना कम स्टाफ है ये जो हमारे लेबर इंस्पेक्टर का कि वो वहाँ तक पहुँचते ही नहीं है। लिहाजा जो जुल्म और सितम हो रहा है वो जारी है। अब जहाँ ट्रेड यूनियन है वो आवाज़ उठाती है, जैसे हम सब, हमारी तीनों की ये राय है कि जहाँ जहाँ ट्रेड यूनियन है वहाँ हम इम्प्लीमेंट करवाते हैं, चूँकि वहाँ के नुमाइंदे ठीक हैं। तो मैं फिर यहाँ कहूँगा कि आज आलमी डे के हवाले से एक तो हम उन मुलाजमीन को जिन्होंने जद्दोजहद की जानों के नजराने दिए उनको खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं। दूसरा, मैं आज इस दिन के हवाले से तमाम पाकिस्तान के जो लेबर लीडर्स हैं जो अपने अपने इदारों के रिप्रेजेंट करते हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि ये जो फ़रोई इख्तलाफात हैं ना, इनको छोड़कर एक बड़े मकसद के लिए हम सबको इकट्ठा होना है। तो ये कितनी अफसोस की बात है कि अभी मेरे भाई ने बताया कि 3% जो वर्कर लोग हैं वो यूनियनाइज हैं। तो फिर आप ज़रा देखिए तो सही इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। हमारा ये भी मुतालबा है कि आप हम बैठें, से अफ्रीकी कॉन्फ्रेंस बुलाएं और बुलाने के बाद जो लेबर लीडर्स हैं और हकीकी नुमाइंदे, ये नहीं है। मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि जो नुमाइंदगी कर रहे हैं ना हमारी पाकिस्तान से बाहर ILO में, गवर्निंग बॉडी के अंदर, उनका किसी इदारे से कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक घर में बैठे हुए हैं कंप्यूटर पे, कोई इदारा किसी वर्कर को रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन हमारे पूरे मुल्क की और हमारी वर्करों की नुमाइंदगी वो कर रहे हैं। लिहाजा इसी तरह मिनिमम वेजेस बोर्ड जो है वहाँ पे जो नुमाइंदे हैं, वर्कर वेलफेयर बोर्ड जो है, EOBI है, तमाम जगह जो नुमाइंदे हैं वो हकीकी नुमाइंदे जो हैं वो होने चाहिए। यकीनन जब हकीकी नुमाइंदे होंगे तो वो वर्कर की बात करेंगे और उनके मसाइल। ठीक है चौधरी साहब, आपने बहुत सारे अहम निकात के ऊपर रोशनी डाली है। शाहिद साहब, आप भी क्या चौधरी साहब की बातों से इत्तेफाक करते हैं और आगे भी बढ़ेंगे? ये भी बताइएगा कि जो समुंदर पार पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, बिलखसूस खलीजी ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले मज़दूर पाकिस्तानी मईशत पर कितना ज़्यादा असर रखते हैं और क्या अहमियत उनकी है? क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि दूसरे ममालिक में जाके मजदूरी करते हैं, क्या अहमियत है उनकी? देखिए, पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि बहसीत कौम हमारा ये अलमिया है कि हम बहसीत कौम ट्रेड यूनियन के बुनियादी नुक्ते नज़र को हम इख्तलाफात का शिकार करते हैं और इसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखें, ट्रेड यूनियन जो वजूद में आई और मैंने अर्ज़ किया कि ILO ने कन्वेंशन किए और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसकी लेजिस्लेशन की, दुनिया भर में, बल्कि जब भी जहाँ भी कानून बनता है उसका बुनियादी मकसद होता है अमन पैदा करना। किसी भी कानून बनेगा उसका बुनियादी मकसद है अमन पैदा करना। अमन जो होता है हमेशा दो तरफा होता है। कभी भी कोई कानून इसलिए नहीं बनेगा कि एक पार्टी को इतने इख्तियारात दे दिए जाएं कि वो दूसरे के हक़ को खा जाए, या दूसरी जो फरीक है उसको इतना बाअसर बना दिया जाए कि वो पहली पार्टी के हक़ को खा जाए। ये ट्रेड यूनियन का जो फ़लसफ़ा है, ये जो अमल में आया, ये आया इदारों की तरक्की के लिए, वहाँ पर एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए, वहाँ के लोग जो मुनाफा कमाएं, अपने कारोबार को चलाएं। पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ बिज़नेस जो है वो फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अब जब वो चलाएं तो उसके अंदर वो तमाम ह्यूमन रिसोर्सेज जो मैकेनिकली डील नहीं किए जाते, उनके अपने इमोशंस होते हैं, तो उनको उसके ज़रूरियात के मुताबिक डील किया जाए, फेयर वेज दिया जाए, डिसेंट वर्क दिया जाए। लेकिन हो क्या रहा है, मैं अर्ज़ करूं कि तमाम बिजनेसमैन कम्युनिटी या आम जनरल माशरा जब भी ये बात सुनते हैं कि ये यूनियन है, तो पहला जो एक कंसेप्ट उनके जहन में आता है कि ये एक ब्लैक मेलर हैं और ये हरासा करके अपने वर्कर के लिए मफादात लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, क्या वो वर्कर जिसकी दिन रात इस कोशिश में गुजरे कि इदारा तरक्की कर जाए, क्या उसके कमाए गए मुनाफे में से या उसके अंदर वसाइल में से उसका कोई हक नहीं? मतलब ये है कि एक बैलेंस मेंटेन किया लेजिस्लेशन ने। अब इससे आगे चले मैडम कि जहाँ समुंदर पार जो पाकिस्तानी हैं वो इतने ज़्यादा लॉयल हैं, अगर लॉयल ना भी हों, एक जनरल कंसेप्ट है कि उनकी फैमिलीज़ जहाँ रहती हैं वो उन फैमिलीज़ को फीड करने के लिए मजबूर होकर बैरून मुल्क चले गए। जब वहाँ पर वो जो भी कमाएंगे उन्हें अपनी फैमिली को फीड करना है, उन्हें यहाँ पर अपने कमाए हुए पैसों को एक कानूनी तरीके से यहाँ भेजना है। देखें, अगर आप गौर करें कि वाहिद वर्कर की लाश ऐसी है
जो वहाँ से पैसे हुंडी के ज़रिए नहीं भेजती, बिल्कुल। लीगल वे लीगल अपनाती है और ज़र मुबादला के ज़खायर के अंदर इजाफा करती है, और वो मुल्क जो जिसके ज़र मुबादला के ज़खायर मुनासिब हों वो एक स्टेबल माशरा, स्टेबल कंट्री कहलाती है। और अगर पाकिस्तानी मईशत को देखा जाए, मैं ये कहूँगा कि ज़र मुबादला को इकट्ठा करने में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनका बहुत बड़ा किरदार है। अगर मैं अल्लाह झूठ ना बुलाए कि वो 40% से ज़्यादा शायद ज़र मुबादला उनके ज़रिए इस मुल्क के अंदर आता है। बिल्कुल। तो ये मैं अर्ज़ करूँगा कि हमें बहैसियत कौम इस चीज़ को अपनाना होगा कि एक तो मशरूम जो है ग्रोथ है ट्रेड यूनियन की, लोग ट्रेड यूनियन का नॉलेज लिए बगैर इस फील्ड के अंदर आ जाते हैं। आपने ये कहा कि क्या शाहिद साहब, ये भी बताइएगा कि जो 37,000 में समुंदर पार पाकिस्तानी मजदूर जरा- हैं, ये इनकी भी कोई रेगुलेशन है, किसी यूनियन में ये फॉल कर रहे हैं? मैं अर्ज़ करूँ मैडम, मैं अर्ज़ करूँ कि एक तो पहली बात ये आपने कही कि क्या 37,000 वेजिस क्या काफ़ी हैं? यकीनी तौर पे पाकिस्तान में काम करने वाले हर शख्स का जवाब होगा नो, ना काफ़ी। ना काफी, बिल्कुल। लेकिन जैसे इन्होंने कहा क्या होम बेस्ड वर्कर को ये पैसे मिलते हैं, लेकिन इससे भी हटकर एक बड़ा अलमिया की बात करूं कि पाकिस्तान में काम करने वाले तमाम मजदूरों को अपने हकूक़ का पता ही नहीं है, बिल्कुल। और जो 2% से 4% ट्रेड यूनियन है उनके लीडरान को ना हकूक़ का पता है ना फ़राइज़ का पता है। ट्रेड यूनियन की एजुकेशन दी ही नहीं गई। कोई ऐसी देखें, मैं अगर आप अर्ज़ करूं, अगर हम अपने साथी मुल्क के अंदर चले जाएं, वहाँ पर वो अगर मास्टर कराते हैं तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में कराते हैं। ठीक है। पाकिस्तान के कहीं भी किसी भी जगह पर इंडस्ट्रियल रिलेशन की तालीम ही नहीं है। सही। यहाँ पर क्या देते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, मतलब वो मैनेज करते हैं। ये है रिलेशन Educate कायम नहीं करना, रिलेशन कायम करना, ये ट्रेड यूनियन के साथ वर्कर के साथ रिलेशन कायम करना। तो मैं अर्ज़ करूँ कि देखें वहाँ के ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कोई ट्रेड यूनियन का किसी किस्म की वो सिर्फ जहाँ पे जाते हैं अपना काम करते हैं सही। और पैसा कमाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और पाकिस्तान के अवाम की, इस मुल्क की बेलौस खिदमत करते हैं। ठीक है। रमज़ान साहब, ये भी बताइएगा कि ये जो ट्रेड यूनियन है, क्या एक ही अम्ब्रेला के नीचे तमाम मजदूर इकट्ठे होने चाहिए, या फिर ये किस तरह से काम कर रही है? मैंने पिछले दिनों भी देखा कि ट्रेड यूनियन की एक कॉल पर गज़ा के हवाले से जो है वो हड़ताल एक की गई, और पूरे पाकिस्तान में मजदूर जो हैं उन्होंने शटर डाउन हड़ताल की है। इतना पावरफुल होता है एक ट्रेड यूनियन का असर रसूख, तो इसकी अहमियत के हवाले से भी बयान करिए, और फिर ये भी बताइए कि आगे मज़ीद क्या इक़दाम करने की ज़रूरत हो सकती है। देखें जी, हमारा एक नारा है कि एक का ज़ख़म सबका ज़ख़म। हम इस मुल्क के मज़दूर बिल्कुल इकट्ठे हैं। कहीं कोई मुश्किल आती है, PI पे आती है, तो ये साथी हैं हमारे, यासीन साहब हमारे सीनियर भी हैं, शाना बशाना हमारे साथ खड़े होते हैं। जितने भी मुल्क की जो इदारों के अंदर जो यूनियंस हैं, जहाँ पे किसी के साथ ज़्यादती हो रही होती है, CDA के साथ कहीं पे ज़्यादती होगी तो हम उसके साथ खड़े होते हैं, और ये एका होना चाहिए। हम क्यों इस मुल्क में इदारों की बका की बात करते हैं, हम मज़दूर के हुकूक़ की बात करते हैं, इस पे हमें इकट्ठे रहना चाहिए। और ये इसी प्रेशर की वजह से, इसी बात हम अपनी रियासत से देखें, हम जो कहते हैं ना कि रियासत की बात करते हैं, तो इससे ये तस्वर नहीं ना लिया जाए कि कोई रियासत को हमारी अंदर कोई जंग है। अगर रियासत माँ है तो बच्चे अपनी बात मनवाते हैं ना, तो हम हमारा जो जायज़ मुतालबा है वो हम लेके किसके पास जाएंगे? हम तो रियासत के पास जाएंगे कि यहाँ पे हमारे साथ जुल्म हो रहा है, यहाँ पे इसको ठीक करने के। देखें हमने अपने इदारों को, ये देखें ये PIA 2 जहाज़ों से चली हुई थी, और इसको लेबर जो है कथा कलामी के लिए माजूर चाहती हूँ, प्रोग्राम हमने वाइंड अप करना है, 4 मिनट में अपना मुख्तसर जवाब दीजिए। देखें हमने इदारों को बनाया है, हमारे बुज़ुर्गों ने इदारों को खड़ा किया है। ये CDA के जो ये आज इस्लामाबाद के अंदर जो अब सफाई का ये निज़ाम देख रहे हैं, जिस पे ये महक रहा है इस्लामाबाद, इसमें इनकी मेहनत शामिल है, इनकी सबो रोज़ की मेहनत शामिल है, तो उसको फरामोश ना किया जाए। आज PIA का मजदूर अगर आज दुनिया के अंदर फ्लैग कैरियर, आप जहाँ भी जाते हैं आपका वतन आपको नज़र आता है, तो ये हमारी मेहनत है। रेलवे चल रही है तो रेलवे की मेहनत है, तो मेहनत कशों को नज़रअंदाज ना किया जाए, हमारी बात को सुना जाए, इदारों को बेहतर करना जाए। इस मुल्क की खूबसूरती ये इदारे हैं, और रियासत इन पे बैठे हमारे साथ, हमें देखें, हमें कायल करें। देखें हम बारगेनिंग एजेंट है, हमने बात करनी है। चौधरी साहब, आपका लास्ट कमेंट। बस मैं गुजारिश यही करूँगा कि आज के मज़दूर के आलमी डे पे मैं वही मुतालबा दोहराऊँगा। पहले तो हम कहते थे 1 तोला सोने के बराबर हमारी तनख्वाहें की हैं, अब वो तो बहुत महंगा हो गया। अब हम कहते हैं, जैसे बताया हमारे भाई ने, कम अज़ कम हमें जीने का हक़ दिया जाए। ये 37,000 मिनिमम वेज बहुत कम है, और इसके जहाँ पे है उन पे अमल दरामद नहीं हुआ, हुकूमत की ज़िम्मेदारी कराए, और कम अज़ कम तनख्वाहों में महंगाई के तनासब से इजाफ़ा किया जाए।
दूसरी बात जो आपने कही कि आप सारे इकट्ठे नहीं हो सकते, बिल्कुल हम इकट्ठे हैं। हमारा यही तो मैंने बात की है कि अपनी अपनी फेडरेशनें रखें, अपनी अपनी तंजीमें रखें, लेकिन जो हमारे मुश्तरका मसाइल हैं, मसलन नजकारी हो रही है, उस पर हमें एक आवाज़ होना चाहिए। मसलन कंट्रैक्ट लेबर है जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं, उसके बारे में हमें एक होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे हमारे मुश्तरका मसाइल हैं, उस पर जब हम इकट्ठे होंगे, जैसे आपने कहा कि एक शटर डाउन हड़ताल हुई, अंजुमन ताजरान ने कहा तो पूरे मुल्क के अंदर शटर डाउन हुई, तो इसी तरह अगर हम सारे मज़दूर जो हैं, मज़दूरों के मसाइल पे जो हमें दरपेश उन पे इकट्ठे हो जाएं, तो फिर हम एक ताकत हैं। अल्लाह की मेहरबानी से ज़रूरत इस अमर की है कि ये हम जब आलमी डे की बात करते हैं, शिकागो की बात करते हैं, 1886 की बात करते हैं, हमें भी यहाँ पे कुर्बानी देने की ज़रूरत है, जद्दोजहद की ज़रूरत है। बातों से नहीं मसाइल होंगे, आपको आगे बढ़ना होगा सबको मिलकर। तो मैं तो यकीनन ये सब लोगों से फिर अपील करूँगा कि आइए, क्यों आप ट्रेड यूनियन जो है वो ज़वाल पजीर है, हम कोई यानी परेशान है हम कि दम तोड़ रही है, और हम सिर्फ ये मजाक, ये जो सेमिनार हैं, ये जो गुफ्तगू है बड़ी अच्छी है करनी है, लेकिन हमें अमली जद्दोजहद की ज़रूरत है। ठीक है शाहिद साहब, क्योंकि हम प्रोग्राम के अख्ताम की जानिब जा रहे हैं, सवालात बहुत हैं, लेकिन मैं चाहूँगी जो आप कहना चाहते हैं आखिरी पैगाम के साथ कहिएगा। देखिए, मैं फिर अर्ज़ करूँगा, आपने सवाल किया कि जी ट्रेड यूनियन की जो मूवमेंट है वो इतनी मजबूत है कि तमाम वर्कर्स एक कॉल पर इकट्ठे हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तमाम वर्कर्स क्लास जो है वो अपना हकीकी नुमाइंदा अपने इदारे की ट्रेड यूनियन को समझती है, इकट्ठे हो जाती है। ज़रूरत जिस बात की है कि मुल्की सतह पर, नेशनल लेवल पर एक ऐसा हम आहंगी पैदा करने की ज़रूरत है कि ट्रेड यूनियन की काज को उजागर किया जाए। मैं अर्ज़ करूँ कि पहले मैंने अर्ज़ किया कि जी जब ट्रेड यूनियन है, आगाही नहीं है, इसकी एजुकेशन नहीं है, हकूक़ क्या है, फ़राइज़ क्या है, और जिसका नतीजा ये निकलता है कि बहुत बड़े सरमायादार एक फिक्टेशियस ट्रेड यूनियन खड़ी करते हैं कि लेबर लॉज की वो कंप्लाइंस करते, और फिर उसके साथ जब हुकूमत भी, कोई भी हुकूमत हो, जब इदारे बंद करती है तो ये सोचे बगैर बंद करती है कि उस इदारे के वर्कर्स का मुस्तकबिल क्या होगा। जैसे मेरी एक एफिलिएटेड यूनियन है नेशनल कंस्ट्रक्शन, बंद कर रहे हैं, उसके मुलाजमीन को एक अल्टरनेट जॉब देने की बजाय अगर उनकी रिट्रेंचमेंट होती है और वो बग़ैर पैसों की रिट्रेंचमेंट होती है, तो फिर ये एक जुल्म नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। मेरा ताल्लुक, अपना ताल्लुक जिस इदारे के साथ है, मेरा ताल्लुक है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की। मैं CBA यूनियन का सदर हूँ और गुज़श्ता 30 साल से सदर हूँ, 25 ईयर से मैं इसका सदर हूँ, और मैं 9 कलेक्टिव एग्रीमेंट कर चुका हूँ और कंटिन्यूस में चल रहा हूँ। अच्छा, अब इसकी भी प्राइवेटाइजेशन की बात होती है, तो देखना ये पड़ेगा कि क्या इसकी प्राइवेटाइजेशन करने से जो एक बेहतरीन मुनाफा कमाता है, हुकूमत को पैसे देता है, और पाकिस्तान भर के जितने भी 1 करोड़ से ज़ायद पॉलिसी होल्डर हैं, उनके पैसों का वो ज़ामिन है, उन्हीं के पैसों से कारोबार चलता है। हुकूमत इसकी 0.4% की मालिक है। लेकिन जब अगर खुदा न खास्ता बातचीत किए बगैर अगर अपना कोई ऐसा फैसला नाफिज करने की कोशिश की जाती है, तो हमारे पास बेहतरीन तजावीज़ मौजूद हैं जो इदारे के अंदर हालात को बेहतर बना सकती हैं, वर्कर्स की लाइफ को बेहतर। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा, अब चूँकि प्रोग्राम का ये ज़रूर कहूँगा, आखिरी बात करने का मौका दीजिएगा, ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो कंट्रेक्चुअल वर्कर की बात की है या ट्रेड यूनियन ना होने की बात की, ट्रेड यूनियन इसलिए कमज़ोर पड़ रही है, इस मुल्क के अंदर एक जॉब प्रोटेक्शन नहीं है, मिनिमम वेज पे एप्लीकेबिलिटी नहीं है, ट्रेड यूनियन की एजुकेशन नहीं है, जिसकी बिना पर इस मुल्क का जो मजदूर है वो मसाइल का शिकार है। अगर और वो मसाइल जो हैं वो हमें हल करने हैं। रमज़ान लगारी साहब, शाहिद वहीद साहब, चौधरी मोहम्मद यासीन साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, 1 मई के हवाले से हमने बहुत ही कंस्ट्रक्ट गुफ्तगू की है और मसाइल के हवाले से भी बात की है। हमें आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान पाइंदाबाद।